नमस्कार दोस्तों, जाते हुए साल 2020 और आ रहे साल 2021 के बीच सबसे बड़ी खबर क्या है? वो ये कि कोरोना का वैक्सीन कब आएगा। तो दोस्तों, इस बातचीत में आगे मैं आपको दूंगा इस बारे में एक बड़ी और अच्छी खबर। किसानों और सरकार के बीच 7वें दौर की बातचीत भी नाकाम रही है। आखिर कहां अटकी हुई है सुई? किसान आंदोलन के बीच हरियाणा में हुए लोकल बॉडी इलेक्शन में बीजेपी के लिए एक बुरी खबर आई है। क्या खबर है वो, इस पर भी बात करेंगे। और साथ ही लव जिहाद को लेकर यूपी में बने विवादित कानून पर क्या है केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री राजनाथ सिंह की राय, ये भी जानेंगे। साथ ही उत्तर भारत में कैसे हड्डियां कपा रही है सर्दी, इसका मुजाहरा भी मैं आपको दूंगा इस बुलेटिन में। कोरोना वैक्सीन को कई देशों में मंजूरी दी जा चुकी है उसके इमरजेंसी इस्तेमाल को लेकर। भारत में भी ये माना जा रहा है कि जल्द ही ये मंजूरी मिल सकती है। दरअसल आज सीरम इंस्टीट्यूट जो कि वैक्सीन डेवलप कर रहा है, उसके आवेदन पर विचार करने के लिए एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की बैठक चल रही है। वो बैठक इस बात पर विचार कर रही है कि क्या सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो वो ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका कंपनी जो है, इनका जो वैक्सीन बना रहे हैं, क्या उसके इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दी जा सकती है। भारत में ये वैक्सीन कोविशील्ड के नाम से बन रहा है, सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है। दरअसल ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि ब्रिटेन ने आज इसी कंपनी के वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। इसके बाद भारत ने भी इसे लेकर बैठक शुरू हो गई है। दरअसल जो भारत की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी है जो सिफारिश करेगी इसे वैक्सीन को हरी झंडी की, उसने कहा था कि अगर ब्रिटेन में अप्रूवल मिल जाता है उसके बाद हम भी विचार कर सकते हैं। तो ये विचार चल रहा है और जाते हुए इस नए साल में ये एक बड़ी खबर आ सकती है। अगर इमरजेंसी इस्तेमाल को कोरोना वैक्सीन के मंजूरी मिल गई तो ये कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई में बहुत बड़ी जीत होगी। इसके अलावा दोस्तों, आपके दिमाग में ये बात होगी कि हम तक कैसे पहुंचेगा, तो मैं आपको ये बता देता हूं कि सीरम इंस्टीट्यूट ने एडवांस में ही अपने रिस्क पर करीब 6 करोड़ वैक्सीन तैयार कर लिए हैं और फरवरी तक वो 10 करोड़ वैक्सीन का डोज तैयार कर लेंगे। जैसे ही इमरजेंसी अप्रूवल मिलेगा वैक्सीन की डिलीवरी शुरू हो जाएगी। माना जा रहा है कि अभी सरकारी तौर पर ये 250 रुपये में और आम प्राइवेटली खरीदने पर 500 रुपये में इस वैक्सीन का एक डोज मिलेगा। ये वैक्सीन दरअसल इस वैक्सीन का जो ट्रायल हुए थे उसके फाइनल ट्रायल में एस्ट्राजेनेका कंपनी ने कहा था कि जब एक हाफ और एक फुल डोज दिया गया जिन मरीजों को इस वैक्सीन का, उनमें 90% तक ये वैक्सीन असरदार रही थी। तो बिल्कुल नए साल की सबसे बड़ी खुशखबरी ये हो सकती है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई जीतने के लिए वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। लेकिन इसी जाते हुए साल 2020 की एक और बड़ी खबर, पिछले 35 दिनों से कड़कड़ाती सर्दी के बीच दिल्ली के सरहदों पर आंदोलन कर रहे किसानों के साथ सरकार की आज 7वें दौर की बातचीत थी। बड़ी उम्मीदें थी इस बातचीत से, लेकिन ये बातचीत भी कामयाब नहीं हुई। अब अगली बैठक 4 जनवरी को होगी। दरअसल आज जो बैठक हुई दिल्ली के विज्ञान भवन में, उसके बाद कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने यह ज़रूर कहा कि किसानों के साथ 4 में से 2 मुद्दों पर सहमति बन गई है। ये 2 मुद्दे हैं, पराली जलाने पर किसान को जुर्माने और सज़ा का मुद्दा, और बिजली के ड्राफ्ट बिल को लेकर जो किसानों की आपत्ति थी उसे वापस लेने का मुद्दा। तो सरकार का यह दावा है कि इन दोनों मुद्दों पर तो सहमति बन गई है, लेकिन जनाब बड़ा मुद्दा तो तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने और मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी को कानूनी गारंटी बनाने का है। ये दोनों बड़े मुद्दे हैं और इन पर अब भी किसान राजी नहीं हुए हैं, यानी सहमति नहीं बनी है किसानों और सरकारों के बीच। इसलिए दोबारा बातचीत होगी। इस बीच दिल्ली समेत देश के कई दूसरे शहरों में किसान जो लगातार अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में तो हमने कई किसानों को ये कहते हुए पाया कि भाई अभी तो हम अपने टेंट लगा रहे हैं सड़कों पर और अगर सरकार ना मानी तो हम पक्के मकान बना लेंगे यहीं पर।
इस बीच सरकार ने किसानों से गुजारिश की है कि भैया सर्दी बहुत हो गई है तो आप अपनी कम से कम महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को तो घर वापस भेज दीजिए, वरना सर्दी का कोई उनके सेहत पर बुरा असर हो सकता है। खैर, आज की बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने क्या कहा, ये आप सुनिए। मैंने आज फिर पुनः सरकार की ओर से मानवीय दृष्टि एमएसपी के विषय में भी सरकार पहले ही यह कहती रही है कि एमएसपी जारी है, जारी रहेगी। पिछले बार जब हमने प्रस्ताव दिए थे उस समय भी हमने ये कहा था कि एमएसपी जारी रहेगी, ये लिखित में सरकार देने को तैयार है। हम उस पर अभी भी दृढ़ हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि एमएसपी को कानूनी दर्जा मिलना चाहिए। तो कानून के विषय में और एमएसपी के विषय में चर्चा अभी पूर्ण नहीं हुई है, चर्चा जारी है और हम लोग 4 तारीख को 2 बजे फिर से इकट्ठा होंगे और इन विषयों पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दरअसल सरकार जो है वो एमएसपी की गारंटी को लिखित तौर पर देने के लिए तैयार है, लेकिन किसान चाहते हैं कि इसे आप कानून बनाइए, यानी अगर कोई एमएसपी नहीं दे रहा है तो उसके खिलाफ किसान कानूनी कार्रवाई के लिए जा सके सरकार के पास या पुलिस के पास। इस बात पर अभी सहमति मोटे तौर पर नहीं बनी है। और जहां तक कृषि कानूनों की बात है तो सरकार चाहती है कि एक कमेटी बना दी जाए, लेकिन किसान इस बात पर राजी नहीं है कि भाई कोई डिस्कशन नहीं चाहिए, कानून तो सीधे रद्द होंगे, हमारी यही मांग है। तो बैठक के बाद किसान नेताओं ने क्या कहा, आप जरा ये भी सुनिए। जैसे आगे चल रही है ये बिजली वाला वैसे चलेगा और पराली वाला किसानों को बाहर निकाल दिया। अब और दो इशू हमारे रह गए, एक एमएसपी वाला तो एक ये 3 कानून वाला। ये दोनों इशू पे 4 तारीख को 2 बजे बात होगी। और आज बड़ी पॉजिटिव बढ़िया मीटिंग हुई, अच्छे माहौल में हुई है। उन्होंने हम लोगों का खाना खाया, हमने उनकी चाय पी है। आज अच्छे माहौल में जो मीटिंग हुई है। एमएसपी और 3 कानून के बारे में सकारात्मक बातचीत हुई है और उसके लिए बात आगे बढ़े। हम 4 तारीख को बैठ रहे हैं, 4 तारीख को इस पर फैसला करेंगे। क्या सरकार की तरफ से आंदोलन वापस लेने या फिर हटने की बात की गई? नहीं, आंदोलन तो वो बोल ही रहे हैं कि कमेटी बनाई जाए, आंदोलन को स्थगित किया जाए, लेकिन हम ये बात उनकी नहीं मानी। हम आंदोलन वापस नहीं लेंगे, ना कोई कमेटी बनाएंगे। सरकार ने जो बोला है हम उस पर विचार करेंगे, पर हमारा जो 3 कानून रिपील करने का मामला है वो वहाँ का वहाँ खड़ा है। अभी उसके मामले में हम सरकार की कोई बातचीत नहीं मानी, जो ना मानने को तैयार हैं। जो वो कमेटी बनाना चाहते, हम उस पर आश्वस्त नहीं हैं। हम लीगल राय लेके 4 तारीख को सरकार के साथ बात करेंगे। और आज का माहौल बहुत बढ़िया था और सरकार ने 2 मांगे हमारी मान ली। सरकार ने मीटिंग कोई कमेटी बनाने की भी बात हुई है क्या? नहीं, कमेटी नहीं, पूरा ये 42 जथेबंदी हुई, उसके साथ ही मीटिंग करेंगे। तो और क्या क्या मुद्दों पे बात हुई? सरकार ने कौन कौन से आपकी मांगे मान ली? सरकार ने पराली वाली मांग मान ली है और बिजली वाली मान ली है, और 2 मांगे रहेगी, वो 4 तारीख को उसके साथ बातचीत चलेगी। देखिए, सरकार के लिए तसल्ली की बात हो सकती है कि कम से कम 21 दिन के बाद किसान एक बार फिर बातचीत की टेबल पर तो आए। और किसान ये कह सकते हैं कि भले ही 35 दिन उनके आंदोलन को हो चुके हो, लेकिन वो अब भी सरकार के सामने झुकने को तैयार नहीं हैं। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले 6 दौर की बातचीत हो चुकी थी। आज से पहले 14 अक्टूबर को पहले दौर की बातचीत हुई थी, लेकिन ये 6 दौर की बातचीत भी नाकाम रही और आज 7वें दौर की बातचीत भी। अब 4 जनवरी को 8वें दौर की बातचीत होगी। देखें उसमें क्या कोई सहमति बन पाती है या नहीं बन पाती। इस बीच किसान आंदोलन के बीच हरियाणा में निकाय चुनाव हुए 27 दिसंबर को। इनके नतीजे आ जाए और इनमें बीजेपी को तकड़ा झटका लगा है। यानी ये कह सकते हैं कि किसान आंदोलन की वजह से जो बीजेपी से किसानों की नाराजगी है उसका पहला नज़ारा चुनावी शक्ल में हरियाणा के लोकल बॉडी इलेक्शन में हमें देखने को मिला है। बीजेपी को क्या झटका लगा ये जानने के लिए आप देखिए हमारे सहयोगी सत्येंद्र चौहान की ये रिपोर्ट। किसान आंदोलन का असर हरियाणा के स्थानीय निकाय चुनाव में साफ देखने को मिला है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को महज पंचकुला में 1 मेयर और रेवाड़ी के 1 नगर परिषद प्रधान का पद ही मिला है। बाकी नगर निगम, नगर निकाय और नगर परिषद में बीजेपी और जेजेपी को बड़ी भारी हार के रूप में मुंह की खानी पड़ी है। कुल मिलाकर
जिस तरीके से अंदाजा लगाया जा रहा था, किसान आंदोलन कहीं ना कहीं लोगों पर और सत्ताधारी दलों पर दबाव बनाने में कामयाब रहा है। अब बीजेपी ये कह सकती है कि ये तो लोकल बॉडी इलेक्शन है, नगर निगम के, नगर परिषद के, नगर निकाय के चुनाव हैं, तो इससे सरकार पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जो हरियाणा में बीजेपी की खट्टर सरकार है वो भी रस्सी पर ही चल रही है। दरअसल हरियाणा 90 सीटों की विधानसभा है और 45 का मैजिक नंबर है आपको सरकार बनाने के लिए। बीजेपी के पास है 40 विधायक और 10 विधायकों की बैसाखी उन्होंने दुष्यंत चौटाला की जेजेपी से ली हुई है। अब दुष्यंत चौटाला जो चौधरी देवीलाल की फैमिली से आते हैं, उनका तो वोट बेस ही किसान है, गांवों के वोट हैं, तो वो तो किसानों के पक्ष में ही खड़े रहना दिखना चाहते हैं। हालांकि सरकार से बाहर निकलना दुष्यंत चौटाला के लिए आसान नहीं है, फ़ायदेमंद नहीं लग रहा होगा उन्हें, लेकिन फिर भी वो एटलीस्ट पोस्चरिंग के लिए कम से कम हर रोज़ ये धमकी देते रहते हैं कि अगर सरकारों के खिलाफ सरकार कोई कदम उठाएगी तो हम हरियाणा सरकार से बाहर हो जाएंगे, अगर MSP मिलने की गारंटी नहीं रहेगी तो हम सरकार से बाहर हो जाएंगे। यानी खट्टर सरकार के ऊपर तलवार तो लटक ही रही है कि दुष्यंत चौटाला ने अपनी आगे की पॉलिटिक्स के मद्देनज़र अगर हरियाणा सरकार से हाथ खींचे तो सरकार गिर भी सकती है। तो अब किसान आंदोलन से चलते हैं अगली खबर की तरफ, और वो है यूपी में बने विवादित लव जिहाद कानून की। दरअसल यूपी सरकार इसे धर्म परिवर्तन के खिलाफ अपना एक बड़ा कदम बता रही है, लेकिन पुलिस इसका बेजा इस्तेमाल कर रही है इस कानून का, ये आरोप भी लगातार लग रहे हैं। तो इस बीच केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री राजनाथ सिंह ने इस कानून को लेकर कुछ कहा है। राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी पर भी एक स्पेशल इंटरव्यू में अपना एक बयान दिया। आप देखिए क्या कह रहे हैं राजनाथ सिंह लव जिहाद पर और राहुल गांधी पर। सर, आप यूपी के सांसद हैं, इसलिए मैं उत्तर प्रदेश को लेकर एक सवाल पूछूंगी कि वहाँ पर जो ये एंटी कन्वर्जन लॉ आया है, उसे लव जिहाद लॉ भी कहते हैं, वहाँ पे बहुत से लोग कहते हैं कि ये जो लॉ है उसे मिसयूज़ किया जा रहा है। जो लड़कियां, जो हिंदू लड़की मुसलमान लड़के के साथ शादी करना चाहती है, विलिंगली शादी करना चाहती है, समाज उसे पहली बात तो करने नहीं देता, और जब वो हिम्मत करके करना भी चाहती है तो अब इस लॉ के तहत उसे और भी सब्जुगेट किया जाएगा, अलग किया जाएगा, लड़के को जेल में डाल देंगे। ये सबको पता था कि ये होने वाला है। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश से शुरू होकर बहुत से राज्यों में ये एंटी कन्वर्जन लॉ को मिसयूज़ होने का डर है। नहीं, हमारा तो ये कहना है कि कन्वर्जन होना ही क्यों चाहिए, पर ये तो संविधान में है कि नहीं, लेकिन मैं देखता हूं कि कहीं कहीं तो सामूहिक धर्म परिवर्तन का सिलसिला चलाया जा रहा है देश में। यह सिलसिला बंद होना चाहिए, यह रुकना चाहिए। और जहाँ तक मुस्लिम समाज का प्रश्न है, मुस्लिम समाज के अंदर जहाँ तक मेरी जानकारी है, हो सकता है कि उसमें कहीं पर कोई कमी हो कि शायद दूसरे धर्म के लोगों से मुस्लिम समाज के लोग शादी नहीं कर सकते, तो शादी करने के लिए कन्वर्जन कराना, मैं समझता हूं कि इसे मैं व्यक्तिगत रूप से उचित नहीं मानता हूं। कांग्रेस पार्टी जो है किसानों के साथ नज़र आ रही है। राहुल गांधी जो है उन्होंने करोड़ों किसानों के हस्ताक्षर लेके वो राष्ट्रपति तक पहुंच गए हैं। तो अब ऐसे लग रहा है जैसे कि ये एक सिर्फ एक किसानों के हित की बात नहीं है, अब ये एक राजनीतिक बैटल बन गया है। कम से कम इतना तो मैं ये कह सकता हूँ कि राहुल जी आयु में तो मुझसे छोटे हैं, लेकिन कृषि के बारे में उनसे मैं ज़्यादा जानता हूँ, क्योंकि किसान माँ की कोख से ही पैदा हुआ हूँ। इसलिए जिस माँ की कोख से पैदा हुआ हूँ और जिस वर्ग में पैदा हुआ हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, तो कम से कम किसानों के हितों के प्रतिकूल हम लोग कोई काम नहीं कर सकते। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी गरीब माँ की कोख से पैदा हुए हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगा, इससे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उत्तर भारत में हैं और अपनी 31 दिसंबर की रात घर से बाहर बिताने की तैयारी कर रहे हैं तो भैया सर्दी का ख्याल रखिएगा। पहाड़ों पर जमकर बर्फ़बारी हो रही है और उसकी वजह से मैदानी इलाकों में भी हड्डियां कपा देने वाली शीतलहर चल रही है। कई राज्यों में, उत्तर भारत के इनफैक्ट तमाम राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। और जो मौसम विभाग के मुताबिक सबसे गंभीर हालात तो राजस्थान में हैं। राजस्थान में नया साल मनाने के लिए बहुत भारी तादाद में सैलानी जाते भी हैं, लेकिन वहाँ कई शहरों में न्यूनतम तापमान
लोएस्ट टेम्परेचर जो है वो 0 से भी नीचे जा पहुंचा है, यानी पानी जमने की स्थिति आ चुकी है। उत्तर भारत के कई दूसरे राज्य दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, इन तमाम राज्यों में भी शीतलहर अपने पूरे चरम पर है और घर से बाहर निकलते ही डॉक्टरों की भी ये सलाह है कि पूरी सावधानी बरतें, खासतौर पर बच्चों बुजुर्गों पर तो बहुत ही ये ज़रूरी है। सर्दी को लेकर क्या कह रहे हैं लोग, ज़रा आप सुनिए। यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है। अभी हम लोग देखो सब लोग परिवार के साथ आ रहे हैं दिल्ली से। काफ़ी माइनस कितना 8 और तापमान होगा करीब यहाँ पे। अभी चाय पियेंगे, आग सेकेंगे, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। यहाँ पे लगभग 8 डिग्री टेम्परेचर है। मैं गोरखपुर से आ रहा हूँ और मेरे को बनारस जाना है और ठंड बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं यहाँ पे आग ताप रहा हूँ। काफ़ी ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है। मैं यहाँ करीब 5 बजे आया हूँ सुबह और अभी तक मैं आग के सामने खड़ा हूँ। तो जनाब बस कुछ ही घंटे बचे हैं जब साल 2020 भी मेरी और आपकी ज़िंदगी से निकलकर कैलेंडर की एक तारीख बन जाएगा। तो नए साल का आगाज़ आप खुले दिल से कीजिए। 2020 ने हमें कई सितम ढाए हैं हम पर कोरोना की शक्ल में। 2021 में लेकिन अच्छी खबरें सामने आएंगी और जो हमारी ज़िंदगी कोरोना की वजह से थोड़ी पटरी से हटी थी वो वापस पटरी पर आएगी और अर्थव्यवस्था सुधरेगी, लोगों को नौकरियां मिलेंगी। इसी दुआ के साथ आपका नया साल शुभ हो, इस शुभकामना के साथ मैं आज आपसे लेता हूं विदा। नमस्कार।